चलो हो गया, बात बंद करो सारे बच्चे, बात बंद करो। कल का लेक्चर में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा दिया था, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ? क्या वो लॉ है किरचॉफ्स का? दो। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं उसको। सेकंड लॉ को लूप्स लॉ, वोल्टेज लॉ। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, टोटल सम ऑफ वोल्टेज मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। वोल्टेज बोलते हैं, ये किरचॉफ्स लॉ जो है चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। उसके बाद वोल्टेज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये बात ऑलरेडी कर चुका है ना। या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, याद है कि नहीं है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात हो चुकी है। वो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिए थे। 5 रेजिस्टेंस तरह अरेंज होता है और बीच में एक और रेजिस्टेंस होता है, जिस अगर ये बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। ये सारी बातें कर चुके हैं और ये मैंने कंडीशन भी बता दिया था। इसकी हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से क्या क्या चीज़ किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला जाता है, ये मैंने बता दिया था। और मैंने तुमको बोला था कि अगर ड्राइव करोगे तो ये लिख लोगे यहाँ से। ओके, डायग्राम तो वही रहेगा, डायग्राम तो चेंज है नहीं, ये लिख लोगे आप। यहाँ से जो है प्रूफ, जो है तुम्हारा मन करे तो प्रूफ जो है, तुम सुनो ना, प्रूफ जो है ये भी लिख सकते हो। प्रूफ में डिलीट कर दूँ क्या? कहीं लैंग्वेज से लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। या यहाँ से प्रूफ किया था ना, किया था मैंने। हेडिंग जो है ये हटाइए दो, तुम्हारा तुमको बार बार का हेडिंग का दोगे, ठीक है गाइस। लो, अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका दे देंगे, चिंता नहीं करना, लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका दे देंगे, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम में ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से आगे चलना है, कोई दिक्कत? ये प्रूफ कीजिए, डायग्राम बना हुआ है, कोई एक डायग्राम बनाना, दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ तक प्रूफ कर दिया था, कर दिया नहीं कर दिया था। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड तुमको पसंद आएगा तो कर लेना, कोई बात नहीं। दूसरा मेथड में ना क्या करते कि चूंकि जो है भी बोले थे ना कि ये बैलेंस कंडीशन में जितना बी का पोटेंशियल होता है उतना ही डी का होता है। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो कि चूंकि बैलेंस कंडीशन जो होता है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। आईजी मतलब क्या होता है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, वी इक्वल टू वी डी। और यहाँ पर अगर मैं तुमको बोलूँ कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या लिखो? माइनस I1 R1 और VB/BC के बीच में, VB/BC के बीच में क्या होगा बता? तो I1 माइनस IG है ना, उसको R2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस बाहर ले लोगे। और अगर मैं बोलूँ कि VB माइनस BC निकालो, VB माइनस BC हो गया। अच्छा, दोनों को भाग कर दिए, क्या कर देता हो? VA माइनस VB को VB माइनस BC क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्या कर दिया बोलो? ये IG का वैल्यू जीरो रख दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो I1 का आ जाएगा, कट जाएगा, R1/R2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, एक बार बी और सी के बीच में, एक बार निकालेंगे ए और डी के बीच में, एक बार निकालेंगे डी और सी के बीच में। तो सेम देखो, यहाँ देखो वही काम किया गया। ये वी ए माइनस बी डी, ओके, और ये वी डी माइनस बी डी सी। यहाँ पर IG1 का हो जाएगा जीरो, दोनों को डिवाइड करो तो कट जाएगा, ये आ गया। अब तुम एक चीज़ देखो, ये वी ए माइनस बी डी और वी डी माइनस बी सी था, डी का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है, तो इस वी डी की जगह बी लिख सकते हैं, वी यहाँ भी वी, तो दोनों सेम ही हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? आपस में सेम ही है, तो दोनों आपस में बराबर कर सकते हो। तो सेकंड मेथड भी बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से तुम तुम इसका जो बैलेंस कंडीशन है उसको ड्राइव कर सकते हो। तो हम तो कहेंगे भाई पहला वाला तरीका है, वैसे करोगे, जब 50 तरीके से दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आ जाओ, सवाल पहले करते हैं, आ जाओ। सवाल देखो तो बेटा, ये सवाल है, ये तीनों में, ये पाँचों में, ये छहों में, ये 10 में, ठीक है। और सवाल में सुन रहे हो, ये जो देख रहे हो ऐसे करके, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, क्या निकालो? तो पहले चेक करो, जैसे तुमको 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे, समझ आओ कि ज़्यादातर चांस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल होगा, ठीक है। तो 3 को 6 से भाग करो, कितना आएगा? अरे 3 दूना 6 और 5 दूना, यानी कि दोनों रेशियो बराबर आ गया। यानी ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। पहले तो ये डिटेक्ट करो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो है कि होने के लिए 4 और बीच में 5 होना चाहिए, खत्म, सीधी सी बात है। और बैलेंस है, बैलेंस है तो बीच वाला में से कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, ये दोनों क्या हो जाएगा? करंट इधर नहीं जाएगा। तो 3 और 5 8 हो गया, और 6 10 16 हो गया। तो इधर 16 हो गया, उधर 8 हो गया, 16 8 पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल का निकाल लो, पैरेलल में जानते हो कहाँ गया? पैरेलल निकाले, दो 3 और 5 बीच वाला हटा दिए, डायग्राम से डायग्राम बना दिए, डायग्राम से बीच वाला को हटा दिए, 3 5 6 10 और 6 16, दोनों पैरेलल हो गया। अरे पैरेलल हो गया,
पहले में कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, 16 × 128, बोलो ना, 16 × 24, काटो, आंसर आ जाएगा 16/3 ओम। क्लियर हो गया। तो जैसे हम लोग कैपेसिटर में किए थे ना, यहाँ पे दिखा दिए कि कैसे बैलेंस है, दोनों का रेशियो निकाले, दोनों रेशियो सेम है, बैलेंस है, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, इसमें पहले मैं पहले बोला, मैंने पहले चेक करो कि ये वी टेस्टिंग ब्रिज का सवाल है कि नहीं है। चेक करो क्या रजिस्टर है, एक रजिस्टर, 2 3 4 5, 5 को है तो वी टेस्टिंग ब्रिज का हो सकता है। आप ध्यान दो, ए और बी के बीच में बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए लाजमी है 4 को 8 से भाग कर दो 1/2, 6 को 12 से भाग 1/2, यानी 10 का कोई काम का नहीं है, तो 10 को हटा दोगे और ये 4 और 6 हो जाएगा सीरीज में, और 12 8 सीरीज में हो जाएगा, 10 और 20 का निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा 20/3। समझ में आ गया। तो डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को डिटेक्ट ही नहीं हुआ था कि ओके। चलो ये भी सवाल देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये सी और डी के बीच में ना, ए और बी के बीच में निकालना है ना मुझे। अब मैंने तुमको सिखाया था, याद करो कि अगर ये ए है तो बी क्या हो जाएगा, ए, ये भी क्या हो जाएगा, क्यों ए होगा। पोटेंशियल में ड्रॉप तब तक नहीं होता जब तक कि कोई रजिस्टर ना मिले, यहाँ कोई रजिस्टर तो नहीं है, तो ये है। और मान लो कि मैंने इसको बी बोला, तो ये भी बी होगा, ये भी बी हो जाएगा। ये सी है, ये वाला बी नहीं बोल सकते, बीच में रजिस्टर है तो सी है, ओके सी रहेगा, ये भी सी हो जाएगा। तो इसको तुमने अरेंज करो, क्या करो सुनो गौर से, पहले ए पॉइंट यहाँ लिख दिया, यहाँ पॉइंट बी लिख दिया। तुम बताओ ये जो 6 दिया हुआ, ये 6 ओम किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में 6 बना दिया, और ये जो 18 है वो ए और डी के बीच में है, 18 बना दिया। अब चलो ये जो 18 है ये बी और सी के बीच में है, और ये जो 54 है वो ये बी और डी के बीच में है, और बीच में तो सी और डी के बीच में कौन तुम्हारा दिया, 12 दिया हुआ है। अब तुम देखो 6 को 18 से भाग करो, 6 3 18, 18 दिया 54, रेशियो 1/3 आ गया, यानी कि ये भी टेस्ट ब्रिज है और बैलेंस है, यानी बीच वाले को तुम काट के हटा सकते हो। अब 18 6 24 तुम्हारा सीरीज में हो गया, 54 18 70 हो गया, 72 हो गया, 72 तुम्हारा सीरीज में हो गया। अब कैलकुलेशन करके निकालो, 24 × 72, आंसर निकल गया 18 ओम। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को पहचानना है कि वो वी टेस्टिंग ब्रिज है। ये ऑलरेडी कैपेसिटर में भी सेम क्वेश्चन हो चुका है, सेम नथिंग चेंज एट ऑल। क्लियर हो गया। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, क्या पढ़ाया था तुमको, ये हमको ये पढ़ाए हुई है, हमको अब समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ, फोर्स है कि वोल्टेज है, जल्दी बताओ। वोल्टेज है, इसका एसआई नोट बताओ, वोल्ट होगा कि न्यूटन होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई नोट क्या होता है, तो बोलो वोल्ट। इसका डायमेंशन वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, V = W/Q से, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया कि मैक्सिमम वर्क डन से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, तो बैटरी मैक्सिमम कितना काम कर सकता है उसकी बात होती है, उसको बोलते हैं हम लोग का चीज़ वोल्टेज, है ना। अब मैंने बोला था टर्मिनल वोल्टेज, ये डायग्राम बना के तुमको समझाया था, याद करो, भूल ना गए हो, मैंने उसी टाइम में समझा दिया था। आ जाओ, मैंने समझाया था, इधर डायग्राम देखो। मेरे पास एक बैटरी है, सेल जिसको बोलते हो, ये प्लस और ये कुचुर 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 क्या बनाया बताओ। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्विच है, स्विच को क्या कर दें, ऑन कर दें, दिस इज की। ये क्या बताओ, ये क्या लिखा, व्हाट इज दिस। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं इसको देता हूँ, क्या नाम, V। करंट कहाँ कितना गुजरा, I जाएगा, I आएगा। चलो V = IR। ये EMF में वोल्टेज में क्या अंतर है बताओ, जल्दी बताओ क्या अंतर है। अरे ये EMF में वोल्टेज में क्या अंतर है, इसको दो मैंने बोला था ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अच्छा से बैठो, वैसे नहीं काम चलेगा, नहीं गलत बात। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ये कहाँ किसका है, ये प्रतिरोध सेल का है, बाहर दिखाने का तरीका है। अगर ये R 0 हो जाए, मैंने तुमको समझा देता हूं उनको, R अगर 0 हो जाए तो सेल को बोलते हैं आइडियल सेल। कौन सेल, आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। अगर कुछ ना बोला जाए तो हम लोग मान के चलते हैं आइडियल सेल है, ठीक है। तो इस केस को आइडियल सेल बोलेंगे, और इस केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होती है। क्या भेजा में गया, आइडियल सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज बोलो EMF के बराबर हो जाएगा। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये 10 वोल्ट पूरा का पूरा खपत कर देगा वो, समझिए बात को। ये नहीं खाएगा क्योंकि बोला R की वैल्यू 0 है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं आइडियल सेल, उसको बोलते हैं रियल सेल। रियल सेल बताओ, रियल सेल कब होगा बताओ, रियल सेल या नॉन आइडियल सेल, जब तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0
ना हो, एक्चुअल सेल बोलो या रियल सेल बोलो ना, या नॉन आइडियल सेल बोलो, नॉन आइडियल सेल। तो रियल सेल में आर की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। तो उस केस में अगर ये चार्जिंग हो रहा है, नंबर 1 लिख रहा हूँ उनको, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मैंने यूज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। पहले ऐसा करते हैं, डिस्चार्ज छोड़ना, पहले लिख देते हैं ओपन सर्किट है। सर्किट कैसा होता हो, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट? ओपन सर्किट मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ओपन सर्किट मतलब होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बस समझे, ओपन सर्किट है, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करना है। यानी कि ये ओपन मतलब होता है, इन्हें बोला ओपन, खुला, खुला पथ बोलते हैं हिंदी में, तो बोलते हैं खुला परिपथ, ओपन सर्किट मतलब इसमें कोई करंट फ्लो, मानी ये ऑफ है, ऑफ है, ये अब ये ऑफ है, अभी ऑफ है, अभी तो दिखा दिया डायग्राम में हमें ऑन है। जब ये ऑफ होता तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो उस केस में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम ही होता है ना, सेम ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ईएमएफ जो है वो बोलो ईएमएफ के बराबर ही होगा, खाएगा ही, मानी उतना ही रहेगा, बराबर ही रहेगा तार में, समझ को, बराबर ही रहेगा, तब ना करंट फ्लो नहीं कर रहा ना। अरे लाजमी करंट फ्लो करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज में होना चाहिए ना अंतर, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो गारंटी की जो ईएमएफ है वो सेम ही रहेगा हर जगह पर, ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसलिए। तो अगर तुम्हारा सर्किट ओपन है, कैसा चलिए जल्दी दो, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब भी सर्किट ओपन होता है तो जो भी टर्मिनल वोल्टेज होता है उसी को ईएमएफ ऑफ द सेल कहा जाता है। ये बात समझे बात को? अरे समझे, व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, जब सब विद्युत परिपथ से कोई धारा नहीं ली जाती है, तब जो भी टर्मिनल वोल्टेज होता है उसी को, हाँ ये भी परिभाषा है, ठीक है, याद रखना बात को। ओके, नंबर 2 बताओ, नंबर 2 नंबर ए मिस्टर एक होता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस। कौन प्रोसेस? मतलब क्या हो रहा है डिस्चार्जिंग, मतलब सर्किट ओपन है क्या ऑन है? पहले इसमें लिख देता हूँ, पहले रुक जाओ, लिख देता हूँ, बोलो क्लोज सर्किट। कौन सर्किट? क्लोज सर्किट, लिख के दिखा देता हूँ। क्लोज सर्किट मतलब क्या हुआ, सर्किट क्या है, ऑन है। सर्किट क्या है, ऑन है। ऑन मतलब करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। सर्किट ऑन है यानी करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो चार्जिंग होगा या तो डिस्चार्जिंग हो। तुम अगर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, अगर तुम उसको चार्ज कर रहे हो तो वो चार्जिंग हो रहा है। ओके, तो अभी पहले था डिस्चार्जिंग का केस। कौन केस जल्दी बताओ? डिस्चार्जिंग का केस, जल्दी बोलो। डिस्चार्जिंग का केस कौन केस, जल्दी बताओ। डिस्चार्जिंग मतलब कि यूज हो रहा है बैटरी, बैटरी क्या हो रहा है, हाँ बैटरी वर्क कर रहा है, यूज हो रहा है। इस केस में ई की वैल्यू जो होती है वो ईएमएफ से छोटी, नानी की नतनी। अगर मान लो कि ये 10 वोल्ट की है तो 8 वोल्ट ही खा जाएगी, 2 वोल्ट ही खा जाएगी, छोटी ना होगी, 8 वोल्ट टर्म। इस बार जो भी ई के बराबर नहीं होगा, एमएफ के बराबर नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? बी इक्वल टू ई माइनस, बोलने में समझ लग रहा है, ई माइनस आई आर। अरे जो ईएमएफ है ऐसे लिखो, ऐसे तुम ऐसे समझो। अच्छा ये रहने दो ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये समझे कि नहीं? बताओ, ईएमएफ 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट में 2 वोल्ट ही खा गया, तो 10 में 2 बचेगा, घटा दो 8, तो 8 वोल्ट खा गए, तो लिखा हुआ ईएमएफ में से आई आर घटा दिया तो वही हो गया। समझिए, फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखने से लग रहा है कि भी जो है वो ई में से कुछ घटाने के बाद ना मिल रहा है, तो गारंटी के भी जो है वो ई से क्या है, छोटा है, हम ई ही बोलेंगे इसको, वो है एप्सिलॉन वैसे, ठीक है। तुम्हारा मन करे तो ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अरे समझ रही हो, ये समझ आया? अरे समझ आया? अब तुम बताओ, ऐसे भी सोचो ना, अगर तुम्हारा सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट यानी ऑफ है तो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 रख दोगे यहाँ पे तो भी ई के बराबर ना हो जाएगा। अब समझ आया? तो इस फॉर्मूला से साबित भी हो जाएगा। हाँ अच्छा, यस लंबा वाला। अच्छा अब क्या करते हैं बताओ, आपको बताओ। चार्जिंग बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अगर बैटरी तुम्हारा चार्जिंग है, चार्ज कर रहे हो तुम, तो उस केस में भी जो है वो ई से बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, इसे भी इक्वल टू ई प्लस ए मगरमुटिया आई आर, जुड़ जाता है, वोल्टेज बड़ा हो जाता है ये। तो ये वाला काम ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादातर काम किसका आता है, कौन ज़्यादा किस आता है? हाँ ये माने ऑलमोस्ट टाइम, माने मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी की बात कर रहे होते हैं, डिस्चार्जिंग का केस। अरे समझ आया उसको? किलर। तो अगर आइडियल सेल है तो उसमें भी ई के बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, लेकिन नॉन आइडियल सेल है यानी कि रियल सेल है तो उसमें भी ई के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हाँ, बराबर कब? जब सर्किट ओपन है, कोई करंट नहीं ली जा रही है, देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सर्किट। और अगर क्लोज सर्किट है यानी सर्किट से करंट ली जा रही है तो उसमें भी ई से बड़ा छोटा होगा जब तुम्हारा डिस्चार्जिंग है, अभी ई से बड़ा होगा जब तुम्हारा चार्जिंग है। समझिए बात को? ये कहानी समझ में आ गई?
आई कि ना आई? आता माजी अटकली किसे अटकली? अटकली। अब पढ़ो, अब पढ़ दो, लिखो तो क्या लिखो? देखो नाम में फोर्स लगा हुआ है बट ये फोर्स नहीं है, रखा गया नाम फोर्स के, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है इसलिए फोर्स इस हिसाब से नाम रख दिया गया, बट ये वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन को मिलता है, ठीक है, ये बताया था। तो मैंने क्या बोला, देखो गौर से देखो, अगर तुम देखोगे, अगर मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है ये 8 वोल्ट की खा रहा है और 2 वोल्ट की खा रहा है, मतलब क्या हुआ देखो कि 10 वोल्ट का मतलब हुआ कि 10 जूल पर कुलम, समझाए थे कल कि 1 कुलम चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो करंट जितना जाता है उतना ही आता है, बट इलेक्ट्रॉन जो चलता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऊर्जा लेकर चलता है, और ऊर्जा देता कौन है? सेल सोर्स है, ये लोड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने पीठ पर उठाएगा ऊर्जा को, दौड़ते दौड़ते कुत्ते कुत्ते डांस करते जाएगा, और यहाँ पर इसको जरूरत है उसको दे देगा, अब दे देगा तो ये दे देगा इसको, फिर कुछ जो एनर्जी कुछ है ये सेल के अंदर भी खपत हो जाएगा, सेल के अंदर भी खपत हो जाएगा, तो 8 जूल वहाँ दे दिया, 2 जूल यहाँ खर्चा हो गया, तो 10 जूल खत्म। फिर आएगा, फिर बोलेगा इलेक्ट्रॉन की हमको फिर दे दे एनर्जी, उठाएगा वो अपना उठा कर फिर दे उसको देता जाएगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक ये सेल का काम होता रहे। सेल खत्म होगा, सेल का एनर्जी देने का कैपेसिटी खत्म, सर्किट भी खत्म। अरे समझे बात को, बैटरी डाउन होता है ना होता है बस ये। अरे क्लियर है, समझा? तो कहानी ये चलती है। आ जाओ, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ ओके सुनो, बाय द सेल टू मूव यूनिट कूलम चार्ज इन 1 साइकिल इज कॉल्ड ईएमएफ साइकिल। सुनो, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 1 कूलम चार्ज निकला, ऐसे सुन रहे हो, 1 कूलम चार्ज अपने ऊपर एनर्जी लिया, सेल से एनर्जी लिया, एनर्जी ले करके टन टना टन 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 टन, इसको एनर्जी कुछ दिया, करते 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 यहाँ से टन टना टन टन चलते चलते यहाँ एनर्जी सेल में दे दिया, आज करते तो यहाँ वापस आ गया, यहाँ पर वापस आ गया। ये सेल या बाहर दिखाएगा लेकिन अंदर है यहाँ पे, है ना, मानी रेजिस्टेंस जो है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लिया। एक कंप्लीट साइकिल करने में, चलने में 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझिए बात को, उसके अंदर वो वाला भी आ गया और ये भी काउंट हो गया, दोनों हो गया। तो ये डेफिनेशन है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सेल टू मूव यूनिट कूलम चार्ज इन 1 साइकिल इज कॉल्ड ईएमएफ सेल। इट इज नॉट अ फोर्स। नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है बट ये फोर्स नहीं है, वोल्टेज है। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V के बराबर होता है। कब बराबर होता है? बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। ये समझो बात को, जब सर्किट ओपन होता है तो ईएमएफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, वही लिखा हुआ है। जब I 0 हो जाए तो VE के, वही बात बता दिए थे। तो ये किताब में परिभाषा, अक्सर किताब में परिभाषा यही तुमको दिखाई देगा, समझे कि व्हेन द सर्किट इज ओपन देन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे कोई बैटरी है मेरे पास, थोड़ा सा खोल के देखते रहो, मेरे पास ये बैटरी है, ये बैटरी पर जो है वोल्टेज लिखा हुआ है, दिखाता मैं तुमको क्या लिखा हुआ है इस पर। कितना वोल्ट का बैटरी है ये? इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हो ना, बोलते हो? अरे गैल्वेनिक सेल 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है ये। कहाँ लिखा पता नहीं चल रहा है। हाँ 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट है, कितना वोल्ट है? अब इसका ये जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है क्या चीज़ है? ईएमएफ है कि टर्मिनल वोल्टेज है? ईएमएफ है। और ईएमएफ अभी चूंकि कोई इससे कोई करंट नहीं ली जा रही है तो ये ईएमएफ भी टर्मिनल वोल्टेज भी यही है, तो ईएमएफ ही बोलते हैं। माने जनरली जो भी इस पर लिखा रहता है, जो मार्क किया रहता है, वो तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द सेल ही होता है। ठीक है, बस समझ आया? तो ईएमएफ में टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर है, बता दिया मैंने तुमको। ठीक है, चलो आगे लिखो, क्या लिखा हुआ? एसआई नोट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वोल्टेज का होता है, ml स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 1। कैसे सर? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, और W का होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, और Q का होता है टा। भूल गए हो? तो T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? T माइनस 3 या A माइनस 1 हो गया था, ml स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 1। कोई दिक्कत? निकालने तो आ गया होगा, दोनों में अंतर यहाँ लिख दिया गया, ईएमएफ ऑफ द सेल में और टर्मिनल वोल्टेज में। ठीक है, जो वोल्टेज की बात हम लोग करते हैं ओम्स लॉ में लगाते तो लोड के हिसाब से बात करोगे, तो लोड में जो वोल्टेज खाते हैं उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, जिसको हम जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा अंतर है, बता ही दिया। तो लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट ऑफ, देखो मैं ये डायग्राम तुमको सिखाता हूँ, ये देखो मिस्टर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 1 कूलम चार्ज चलेगा, और यहाँ से यहाँ 1 कूलम चार्ज चलते चलते जितना एनर्जी खपत करेगा यहाँ तक आने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो जो भी एनर्जी खपत करेगा उसको, या जो भी काम करेगा उसको बोलोगे तुम टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ नहीं बोलोगे, ईएमएफ बोलने के लिए फिर वापस इसको यहाँ आना पड़ेगा, एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा। एक चक्कर की बात ही नहीं हो रही है, सेल के एक टर्मिनल से चलते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल तक जाने में जितना 1 कूलम चार्ज को वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और एक पूरे साइकिल पूरा करने में, यहाँ तक वापस आके
तब उसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मैं अंतर समझ आया? अरे अंतर समझ में आया? अंतर स्पष्ट हुआ? वो अंतर स्पष्ट हुआ तो अच्छी बात है। अंतर है वह लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू मूव यूनिट ऑफ कूलम चार्ज इन वन साइकिल। और ये कह इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू मूव यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द सेल ऑफ द अदर टर्मिनल, माने ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में उसको जितना काम करना पड़ेगा उसको बोलो टर्मिनल वोल्टेज। समझाया दोनों अंतर? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ओके, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। हाँ चलो हो गया। फॉर डिस्चार्जिंग सेल ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होती है, टर्मिनल वोल्टेज कम होती है, बता दिए थे ना? अरे समझिए नहीं बात को? अरे डिस्चार्जिंग सेल में ईएमएफ बड़ा होता है और टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है, और चार्जिंग सेल में उल्टा ईएमएफ छोटा होता है और टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है। वही है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, जो ईएमएफ होता है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मतलब नहीं है, बट ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज होगा खाएगा, कम होगा तो कम खाएगा। समझो आपको? अरे ये जो ईएमएफ है ये तो सेल के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, सेल के इलेक्ट्रोलाइट पर ना डिपेंड करेगा, सेल के इलेक्ट्रोड पर ना डिपेंड करेगा, सेल के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सेल पर डिपेंड करता है, इसलिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये याद नहीं, ये सारे डिफरेंस थे तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज इसके ईएमएफ के बीच में, है ना? ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर समझ आ गया? अरे क्लियर है? आगे सुनो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ाई दी है। सेल के इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ के आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको तो ये हलवा लगेगा, गैल्वेनिक सेल, है ना? तो क्या लिखा हो? द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो इस बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है इस केमिकल के कारण कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको बोलोगे इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। आसान भाषा में बोलो कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो भी प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। हाँ, यस, गुड। आ जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? क्यों? इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोड कैसा है, और उसका कंसंट्रेशन कितना है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डिस्टेंस। समझ में आया? एरिया ऑफ द प्लेट्स पर, एरिया ऑफ द प्लेट का एरिया कितना ज़्यादा है कि कम है। ओके, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये बात जानती है बचपन से। ओके, ये बताए थे टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो वाला ये मेटालिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml2T-3 इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, तब ना जरूरत है R+R। ये समझा दिया। ये सारी बातें हैं जो हम बता दी तुमको। या अगर एक चीज़ समझो, ये बुआ इस एग्जाम्पल को समझो। हम इसको जल्दी पढ़ा दिए क्योंकि ऑलरेडी कल भी पढ़ाए थे, फिर अभी भी पढ़ाए हैं। समझ में आ गया अच्छे से? इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझा दिए, ईएमएफ भी समझा दिए, सब थ्योरेटिकल टॉपिक था, समझा दिया। अब गौर सुनो ना, अरे सुनो ना पहले। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। और मैं तुम सुनो ना, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है? तो करंट कितना फ्लो करेगा इसमें? सोचो जल्दी बताओ कैसे निकालो? I = V/R, I = V/R, तो 12/4 कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर क्या है? ये तो हमने फॉर्मूला से नहीं निकाला, थ्योरेटिकल हुआ। ये बात हम मान के चल रहे हैं इसमें, ये बात हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, माने कि आइडियल सेल मान के चल रहे हैं, तब ना रेजिस्टेंस 4 ओम लेके चले हमको, हम मान के चले। लेकिन एक्चुअल में तो रियल में तो होता है जो सेल, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा। तो जब हमने देखा, सुनो घर से, करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है जब आइडियल सेल मान के चल रहा है, यानी करंट जरूर है कि इससे कम फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाता है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, करंट को मापा, आमीटर लाए, आमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मापता है, उसको लाया, इसको मापा, तो देखा करंट जो 2 एम्पियर है। कितना एम्पियर है? करंट 2 एम्पियर है, जबकि हमने थ्योरी से निकाला 3 एम्पियर है 2 एम्पियर। इसका मतलब गारंटी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार है। तो कितना है? R ≠ 0, तो इस बार R का है तो निकाल सकते हो। I = E/ टोटल R करोगे R+R, यहाँ से तुम स्मॉल r का वैल्यू निकाल सकते हो 2 ओम, यानी ये 2 ओम है, तब ना 4 × 2 = 6, 12/6 2 एम्पियर आ गया करंट, तो यानी कि 2 ओम है। निकाले ये फॉर्मूला से, समझ बात को? अरे क्लियर है? ये कहानी है जो हमको बताना था। आइडियल सेल, बस ये कहानी ऑलरेडी पहले लिख चुके
है। तुमको ये लिखना है, ये वाला बात जो अभी भी लिखा है, ये वाला ये लिखा था, ये कहानी तुम लिख लोगे पहले, ठीक है? समझ में आ गया? आई कि ना आई? आई, चलिए यही बात यहाँ पे। अरे ये सबको हटा दो यार, ये सबको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी लिखा हुआ, सुनो ना, ऑलरेडी तुमको लिखा हुआ कहाँ लिखे हुआ फिर से? ओह माय गॉड, लेकिन वहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझी बात को? तुम समझती नहीं हो बेबो, तुम समझती नहीं हो बेबो, बेबो समझती नहीं है। रहने दो, एग्जाम्पल नहीं दो, एगो एग्जाम्पल। बेबो समझती नहीं है। फार्मूला दोबारा लिख लोगे, क्या दिक्कत है? फार्मूला है ये खाली, ये ऑलरेडी फार्मूला नहीं बताए थे? बताओ, ई एम एफ इक्वल टू क्या होता है? ई एम एफ इक्वल टू भी इक्वल टू आई आर होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस का कितना बताओ, कितना है? क्या भाई मार देंगे? आर प्लस आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, ओके? तो क्या होगा? भी इक्वल टू आई आर होता है, कितना आता है? ओम का नियम। तो आर प्लस आर, यहाँ से आई निकालना है बटन में डाल दो, ये फॉर्मूला है, आई इक्वल टू वोल्टेज बाय आर प्लस आर। और यहाँ से क्रॉस गुना कर दो, आई को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आई आर, आई प्लस आर। ये बताओ, ये हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज, जो बाहर वाला वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। और ये तुम्हारा इंटरनल वाला जो खाया था वो हुआ, तो भी प्लस ये, यहाँ से भी को अकेला कर दो, ये ना फॉर्मूला में पढ़े थे, तो रटने की जरूरत नहीं, बस ये याद हो, भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, खत्म है ना? बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग के लिए बता ही दिए, उसे बता ही दिए सारी बातें भाई, लिखा हुआ है। तो ये दोबारा लिखने का मतलब ऑलरेडी, क्या यार तुम भी, ए सुंदर की बच्ची, यहाँ सारा चीज़ लिखा ही हुआ, पल 50 बार कहाँ लिखोगी? तो इतना अच्छा लिखे तो हूँ हम यहाँ समझाने के लिए। ना ना ना, छोड़ रहा हूँ, नहीं नहीं लिखना है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तुम लोग, हमको पता है तुम लोग बदतमीजी करोगे। ये सुनो सुनो बेटा, ए मिस्टर, ये सोर्स है कि इसको क्या बोलते हैं? सोर्स है। ये जो है, ये क्या है? ये क्या है बताओ? इसको बोलते हैं लोड। जो खाता है उसको बोलते हैं लोड। ये एनर्जी देता है, इसको बोलते हैं सोर्स। और जो एनर्जी खाता है उसको बोलते हैं लोड। यस, लोड। कहता है लोड ज़्यादा पड़ रहा है। चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पर से ए तो बदतमीजी नहीं चलेगा बेटा यहाँ पर से। सुनो ना, हे सुनो ना, सुनना बता रहे। जिस तरह कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, अब मिक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी तरह अभी पढ़े हम लोग रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस, ये कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी सीरीज पढ़े और पैरेलल पढ़े। उसी तरह सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, सेल का, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ। बताए, एक सेल है, एक से ज़्यादा सेल को तुम लगा दो, उसको बोलते हैं बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी। मानी जब ये मेरे हाथ में जो देख रहे हो, ये बैटरी नहीं बोलते इसको, ये बोलने का तरीका गलत है साइंस के हिसाब से। ये सेल है, आज और सेल ला के जोड़ते हैं तब बनता है बैटरी। जहाँ पे मान लो रिमोट में 2 बैटरी लगता है, तो 2 लगता है सेल, तो उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी एक है बट सेल 2 है ना? लेकिन बोल चाल में लोग बोल देते हैं, चलता कि एक बैटरी, लेकिन साइंस के हिसाब से गलत है, ये एक सेल है। ठीक है, समझ में बात को? ठीक है, हाँ। सुनो ना, अरे सुनो ना यार, सुनना। ये मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है। सुनो अभी समझा, मैं रफ लेके समझा देता हूँ यार, तुम लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। आ जाओ, ए मगर मुटिया, देखो, एक बैटरी ये, एक सेल ये, प्लस माइनस हो गया। बड़की डंडी, छोटकी डंडी, बड़की डंडी हायर पोटेंशियल और छोटकी डंडी, याद आया? ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया। अच्छा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को तो यहाँ दिखा देंगे, बाद में कर लेंगे, चलो टको। अभी ये एक सेल हुआ, एक और सेल लो, एक और सेल को इसके साथ चिपका दो। बड़की डंडी, छोटकी डंडी, क्या वो सेल जुड़ गया? देखो, इस सेल के नेगेटिव को अगले सेल के पॉजिटिव से जुड़े, फिर इस सेल के नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव से जुड़ेंगे, फिर अगले के पॉजिटिव को इस अगले के नेगेटिव को उसके अगले के पॉजिटिव से जुड़ेंगे। इसी तरह जुड़ते जाओ। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी का सेल है, तो ये 5 वोल्ट का सेल है, 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 टोटल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, ये बैटरी बन जाएगा। तो इस बैटरी की से कितनी हो जाएगी टोटल वोल्टेज? माने वोल्टेज बोलो या ईएमएफ बोलो, 20 हो जाएगा इसका ईएमएफ। जोड़ दियो तो सीरीज में सीरीज जुड़ जाता है। माने तुम फॉर्मूला भी निकालोगे, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। समझे? इस तरह कर जोड़ते जाओ, समझा? सीरीज में सेल कब कहलाता है? जब सीरीज में, जब सेल का
नेगेटिव को, एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, और तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से, उसी तरह आगे जोड़ते जाओ तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे बात को? क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे बात को? ये सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें ईएमएफ जुड़ जाता है। ओके, लेकिन अगर ईएमएफ को समझ में आ गया अच्छा से, तो ये पूरा बैटरी का अगर पूछ दे कि पूरे बैटरी का पूरे कॉम्बिनेशन का कितना है वोल्टेज ईएमएफ, तो बोलो 20 ईएमएफ है, 5 5 5 5। समझा? बट इसमें ध्यान रखना, ध्यान देना, एक भी पोलैरिटी उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने एक भी पोलैरिटी उल्टी कर दी तो कहानी बर्बाद हो जाएगा। अभी कितना बताओ, अभी कितना आंसर है बताओ इसका ईएमएफ? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या बोलोगे? टोटल ईएमएफ को बोलोगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो 5 5 5 5, कितना आंसर आ गया? 20 वोल्ट। अरे बोलो ना यार। अरे यही सवाल में हम क्या करते हैं, ये सवाल में सुनो 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 सब बच्चा, सुनो सब बच्चा, बहुत कमाल का बात सिखा रहा हूं अभी, सीख लो नहीं तो बाद में नहीं बोलोगे। उल्टा, एक को उल्टा कर देते हैं, एक को उल्टा कर देता है, इसके छोटकी डंडी को इसकी छोटकी डंडी से, इसकी बड़की डंडी से। अब बताओ इस बार जुड़ेगा नहीं, घटेगा। उल्टा कर दियो, पोलैरिटी उल्टा कर दियो। कभी धोखा से भी तुम उल्टा फुल्टा कर दोगे घर, मान लो कि इसमें सर्किट में बैटरी को प्लस को माइनस से लगा दोगे, माइनस को प्लस लगा दो, उल्टा फुल्टा लगा दोगे, मामले करवा जाएगा। दो यहाँ पर देखो, इसका ध्यान उड़ नहीं जाएगा, मैंने कि वोल्टेज घट जाएगा। ठीक है, बैटरी सेल के मामले उड़ नहीं आएगा। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? बताओ। ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। सिर्फ एक उल्टा किया, सिर्फ एक उल्टा किया है। तो देखो 3 तो सीधा है ना, सीधा के लिए प्लस लगाओगे और उल्टा के लिए माइनस लगाओगे। चलो तो आंसर क्या हो जाता है इससे? यहाँ बताओ, 5 5 माइनस 5 प्लस 5, तो ये प्लस 5 ये उल्टा हो गया। अरे बोल क्यों रही हो? -5 और एक के क्वेश्चन ना उल्टा किए हो, ये 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो जो उल्टा हुआ है वो खुद तो मरा है, एक और को साथ में लेके मरा है। लो एक साथ कहते ना, 2 को लेके उड़ गया है। सोचने वाले माने, एक सेल की पोलैरिटी उल्टा करोगे तो अपने साथ एक और सेल, माने 2 सेल के बराबर वो वोल्टेज को खा जाएगा। कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तुमको समझ जाना। मान लो बोलेगा कि 10 सेल है, सबकी वोल्टेज 10, सबकी ईएमएफ 10 है। ओके, अब बोले उसमें से एक की पोलैरिटी उल्टी कर दी गई है, तो बताओ आंसर कितना होगा? कितना टोटल ईएमएफ होगा? हर एक सेल 10 वोल्ट की है, अब 10 सेल है जो सीरीज में लगा हुआ है, बट उसकी एक की पोलैरिटी उल्टी है, आंसर 80 हो जाएगा। समझा? 10 100, उसमें से एक की पोलैरिटी उल्टी हो गई है, तो एक खुद भी तो मरेगा, एक और को लेके भी मरेगा, तो 10 20 खत्म, 10 80 हो जाएगा। आप समझा बात को? नहीं समझा लग रहा है? अब इसका जवाब दो, मुंह से जवाब दो, हम थिंक विदाउट इंक से जवाब देना। एक सवाल जेई में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ सवाल, नीट में भी पूछा हुआ, देख लो। बोला कि ईएमएफ की एन सेल है, कितनी सेल है? ईएमएफ की एन सेल है, ईएमएफ की एन टू सेल है। ओके, और उसमें से एक की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है, तो टोटल ईएमएफ बताओ कितना होगा? n-2 इंटू ई, सही बोलिए, n-2 इंटू ई, खत्म। हाँ सही बोलिए। एक की पोलैरिटी एन टू है, जैसे 100 ठो होता तो 100 इंटू ई करते ना, 100 इंटू ई। अरे 100 टो है तो 100 इंटू ई करते ना, और 100 में से हम बोले एक उल्टा कर दो तो 2 घटा देते हैं, क्या एक के साथ तो 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 100 - 2 98 ई हो जाता है आंसर। अब बोलो एन ठो है, क्या ठो है? तो आंसर होता है NE, आंसर क्या आता है? बट उसमें से एक की पोलैरिटी क्या कर दी गई है? उल्टी कर दी गई है, तो 2 घटा दोगे तो n-2 कर दोगे। आप समझा बात को? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, समझे? अच्छा अब बताओ बताना, सुनो। अगर मान लो मैं क्वेश्चन बोलूँ कि 10 वोल्ट का एक सेल है, 10 वोल्ट का एक सेल है और 10 ठो सेल है, सीरीज में है, और 2 की पोलैरिटी उल्टी कर दी गई है, आंसर बताओ। 2 की पोलैरिटी उल्टी कर दी गई है, सही बोली, डबल चला जाएगा, समझे? 60 आंसर हो जाएगा। क्यों? कि अगर 2 की पोलैरिटी उल्टी करोगे, मतलब एक और पोलैरिटी यहाँ उल्टा कर दो, तो बोले ना एक अगर उल्टा करते तो वो अपने साथ 2 को खाता है, और 2 को उल्टा कर तो 4 को खाएगा, अपना जोड़ी लेके ना भागेगा यार, सेटिंग करके ना भागेगा। हाँ 60 आंसर हो जाएगा, सही है। हम क्या बोले? अरे समझे? क्लियर हो गया अच्छे से? हो गया पोलैरिटी अब से, यही तो से। अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया ये बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक पैरेलल भी समझ लो। अच्छा पैरेलल किसको बोलते हैं? आ जाओ। ये एक सेल है, बोलिए
सुनो सुनो, नहीं बोलो नहीं बोलो, हाँ सीरीज में जुड़ जाता है, बस खाली पोलैरिटी उल्टी होगी, पोलैरिटी घट जाएगा, बस एक को उल्टा करोगे तो दूठो भागेगा ऐसे। हाँ वाह 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 क्या बात है, हाँ बस वाह वाह क्या बात है। आ जाओ, एक सेल है, अरे बोलो रे क्या सेल है, और ये सेल है, देखो रे मिस्टर, हो गया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल है, सब 5-5 वोल्ट का है, सब सेल कितना वोल्ट का है, 5 EMF का, सबका EMF 5 है, ठीक है। और सबको जाकर के एक पॉइंट पे जोड़ दो, सबको एक पॉइंट पे जोड़ दो, सबके पॉजिटिव को एक पॉइंट पे, सबके नेगेटिव को एक पॉइंट पे, इस तरह के बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? दो, इसमें क्या था, पहले के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, और दूसरे को नेगेटिव को तीसरे से के पॉजिटिव से, मैंने इसी तरह जोड़ते जाओ, उसके पैर को उसके मुंह से, उसके मुंह को उसके पैर से, उसके पैर को उसके मुंह से, ऐसे करते जाओ लगातार, ठीक है। इसका सिर उसका पैर, अगला का सिर उसका पैर, अगला का सिर उसका पैर, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा ही इसका पॉजिटिव, एक पहला का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, ओके, दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, अरे तीसरे का नेगेटिव चौथे का पॉजिटिव, समझा? तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या है, सबका पॉजिटिव एक जगह और सबका नेगेटिव, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें आंसर बताओ क्या होगा, इसमें आंसर ये नहीं बोलोगे कि सर, आंसर ये नहीं बोलोगे सर कि 5-20 कर दोगे, बाप अनर्थ हो जाएगा। इसका आंसर पॉइंट तो दो ही है ना, जितना वोल्टेज एक सेल का होगा पूरे का भी उतना ही होगा, एक के बराबर। माने इस तरह के कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है उतना ही रहता है, एक सेल का जितना होता है, हाँ उसमें फर्क ही नहीं पड़ता कितना सेल तुम जोड़ रहे हो, जितना एक सेल का EMF होगा ना पूरे कॉम्बिनेशन का भी उतना ही होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, EMF का डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो इसका मतलब कि इसके बीच में 5 दो ही पॉइंट के बीच में तो है ये, इसलिए 5 ही रहेगा यहाँ पे। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हो तो सारे पॉजिटिव को एक जगह, सारे नेगेटिव को एक जगह, तो उसमें एक ही सेल के बराबर EMF आएगा। अगर कहीं EMF बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, EMF अगर नहीं बढ़ाना नहीं चाहते हो तो पैरेलल में जोड़ दो। समझो बात को? अगर मैं तुमको बोलूँ 50 सेल है, कितना सेल है, सबका वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है, सबका 10 वोल्ट है, ओके, सबको पैरेलल में लगाया गया था। बताओ EMF कॉम्बिनेशन का कितना होगा, 10 ही रहेगा, 10 ही होगा, एक सेल का जितना होगा टोटल का उतना ही होगा अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो। बट सीरीज में जोड़ दो, सीधे जोड़ दो, गुना कर दो, 50 है 500, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये बात याद होनी चाहिए, नहीं तो मेरा मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें पोलैरिटी उल्टा फुल्टा करने का कोई कहानी नहीं है। आज तुम तो जानते हो सीरीज में रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अरे अगर मान लो ए सुन रे बे मिस्टर, फिर तुम बैठे तो उसको एक बात बताओ मैं तुमको, और समझ नहीं आता, बैठो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो सीरीज में, अरे सुनो ना, हम लोग सेल की बात कर रहे हैं यार, तो सेल से रिलेटेड दो बातें कर सकते हैं। अरे सुनो फिर बात कर रहा है, सेल से रिलेटेड दो बातें कर सकते हो, एक EMF की बात कर सकते हो और एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर सकते हो। अरे सेल की ना प्रॉपर्टी है वो, तो तुमको पता है कि सीरीज में अगर जुड़ते हो तो EMF भी जुड़ता है और रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, ओके। तो R बराबर R1 + R2 + R3 है ना, ऐसे करके लिख दोगे। और पैरेलल में तुमको पता है कि पैरेलल में EMF सेम रहेगा, बताए थे EMF सेम रहेगा, एक सेल के बराबर होगा और रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है, R = 1/R1, वही फॉर्मूला ड्राइव करना है भाई, ओके। आ जाओ, 3 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, कितना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टाइम में आया हुआ मिक्स वाला, देख लो इसका, बहुत मजेदार है, दिल खुश हो जाएगा। आ जाओ इधर आ जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड क्यों बोलते हैं, पहले का नेगेटिव, दूसरे का और दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, हैंड सो ऑन, उसी तरह आगे बढ़ते हो, ठीक है। देखो ये बताओ, इस सेल का EMF क्या है, E1, रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1। दूसरे सेल का बोलो E2 R2, तीसरे का बोलो एनमा का, बोलो एनमा का EN और R8, ठीक है। अभी जनरल केस कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मान लो ये सभी मिल करके एक बैटरी बन जाएगा, तो उस बैटरी का जो बाप है वो, उसका EMF कितना हो जाएगा, E, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट EMF। क्या बोलेंगे इसको, आंसर तो वही आएगा, E = E1 + E2 + E3 + EN, ऐसे करके आएगा, वो आएगा, प्रूफ करना है, वो प्रूफ करके दिखा देता हूँ। और R ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे इसको, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल वाला, ठीक है। अरे समझा कि नहीं समझा, अरे बोलिए ना, समझा कि नहीं समझा रे, थोड़ा लाओ तो पानी पीते, लाओ बेटा लाओ, थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, अब ठंडा पी रहे लो, मार लगेगा तुम लोग को।
आ जाना, ए सुनो ना, अरे सुनो ना यार, बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ते, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर पढ़ते ना। तो ये तो होगा तुम्हारा टोटल वोल्टेज, ये होगा टोटल EMF, ये होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, लगा दिया है। और सीरीज में तुम जानते हो करंट हर जगह सेम रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो V1 इक्वल टू E1 IR1, V2 इक्वल टू दूसरे वाले का E2 IR2, V3 इक्वल टू E3 IR3, और डॉट डॉट VN इक्वल टू, बोलो वोल्टेज टोटल जुड़ जाता है, बोलते ना कि सीरीज में वोल्टेज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो V इक्वल टू लिखो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN, याद हो गया। देखो V का वैल्यू रखो यहाँ से, V का वैल्यू E माइनस आई आर, V1 का वैल्यू लो E1 I माइनस R1, E2 माइनस आई R2, E3 माइनस आई R3 प्लस, ये हो गया। जितना भी वोल्टेज इकट्ठा कर लो, वोल्टेज को इकट्ठा करो, E1 E2 E3 EN एक साथ कर लिया, एक साथ कर लिया। और आई सब में आई कॉमन देखो तो इसमें IR1 IR2 IR3 IRN, आई कॉमन ले ले, आई कॉमन ले ले, माइनस आई कॉमन ले, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN हो गया। अब तुम बताओ, यहाँ बता तो EMF जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो पहला वाला EMF होता है, फॉर्मूला क्या पढ़े, V इक्वल टू I माइनस ER, ये ना पढ़े हो, सॉरी V इक्वल टू E माइनस IR, ये ना पढ़े हो। तो ये क्या, ये क्या है EMF, R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो पहला वाला जो तुमको मिल रहा है क्या EMF का फॉर्मूला हो गया, आज तुम्हारा क्या हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया। तो ये इक्वलेंट EMF हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, और R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। कंपेयर कर लिए, कंपेयर, हाँ लिख दो आगे, आगे देखो क्या लिखो, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 RN। ये ना फॉर्मूला डैब हुआ, ये ना बोले थे। सीरीज में EMF सीधे सीधे जुड़ जाता है और रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है। अरे आ गया, ये ड्राइव कर दिया एग्जाम में, ये अभी ड्राइव काम आएगा। अच्छा अगर बोलेगा कि अभी कै गो EMF है, बताओ कै गो सेल है, N सेल है। पहले सेल का EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है, तीसरे सेल का E3 है, डॉट डॉट nवें सेल का EN है। अब मान लो सबका EMF E है, जल्दी तुम लोग बताओ, सबका EMF E N ठो है, N से बताओ कितना हो गया EN, यानी N बोल दो, N इंटू E, क्योंकि N सेल है, 50 हो तो 50E, 100 तो 100E, तो N सेल है तो NE में लिखा हुआ है। अगर N आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल का मतलब होता है सबका EMF क्या है, सेम है, सबका EMF E है, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डॉट 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 EN, सबका EMF E है। तो जो टोटल इक्विवेलेंट जो आएगा, इक्विवेलेंट EMF जो आएगा वो आएगा N इंटू E। काम है यही, काम इसी का काम आएगा, हमको इसी का काम आएगा सीरीज में। ओके एग्जाम में तो यहीं तक लिखना है, बट ये पूछा नहीं गया सीरीज वाला कॉम्बिनेशन का, मिक्स वाला पूछा गया लॉन्ग टर्म में। ओके बाकी तुम कर लो, अगर पूछेगा कि सीरीज के लिए निकाल के दिखाओ तो ये निकालोगे, है ना। और इंटरनल, अब तुम बताओ जब ये आइडेंटिकल सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा तो आंसर हो जाएगा NR, क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताओ। N आइडेंटिकल सेल सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, N इंटू E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N इंटू R। बस ये याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इधरों, डब्बा वाला। ओके समझे बात को, भाई डायग्राम बना के दिखा दिया, ER R उसका क्या है, लोड है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे को हटा के बैटरी बना सकते हैं, जल्दी बताओ, पूरा बैटरी बना दिया है, इस बैटरी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी EMF हो गया NE, और इसका रेजिस्टेंस हो गया NR। अब इसमें करंट दिखना चाहते हैं, करंट कितना फ्लो करेगा, करंट क्या होता है I इक्वल टू V/R, टोटल EMF टोटल बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितना है इसका NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस बताओ R प्लस NR। R हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, NR हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ समझ आया। अब मैं एक क्वेश्चन तुमसे जानना चाहता हूं, तुम बताओ करंट, तुम बताओ करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, इसको देख के बताओ। हाँ ई का छोड़ दो, कंडीशन नीचे वाला पे ध्यान दो, इस पे बताओ, इस पे इसको देख बताओ। जितना कम होगा उतना ही होगा। कम कब होगा, जब R की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि अगर आइडियल सेल होगा, अगर आइडियल सेल होगा तो आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, तो 0 रखो तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे तुमको जो आएगा करंट, वो करंट आएगा वो N टाइम्स आएगा, N गुना ज़्यादा आएगा, करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, सुनो रे बाबा, कि अगर तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट उतना ज़्यादा होगा। याद रखना, वही लॉजिकल चीज़ है ये। अगर लिखा पढ़ दो, कल लिखा हुआ, पहला किस दो किस करेंगे इसमें, मान लेते हैं। अच्छा ये R पे भी डिपेंड करेगा, NR पे भी डिपेंड करेगा। एक चीज़ तुम बताओ, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं लोड का रेजिस्टेंस, अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो NR को तुम छोड़ सकते हो। वह लिखा हुआ दो, क्या लिखा हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मच मतलब क्या होता है इसको, बड़ा बहुत बड़ा,
तो आंसर हो जाएगा, उसको क्या करोगे, एन आर को हटा दोगे यहाँ से, एन आर को हटा दोगे तो आंसर हो जाएगा एन इंटू ई बाई आर, जो कि मैक्सिमम करंट होगा। क्या होगा बताओ, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट, क्योंकि तुमने एन आर को हटा दिया। चलो अगर मान लो थोड़ा देर के लिए मान लो कि लोड तुमने वो लगा दिया बाहर से, जो तुमने लोड लगाया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल कौन है, ये तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सेल को तुम चेंज नहीं करोगे, सेल तुम्हारे पास एक बार बन गया तो बन गया। तुम किसको कंट्रोल कर सकते हो, लोड को, लोड को तुम चेंज कर सकते हो। लोड तुम अपने हाथ में है, कौन सा लगाना है, कम रेजिस्टेंस का लगाना है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस का लगाना है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस का लगा दिया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर तुमने कम लोड रेजिस्टेंस का लगा दिया, इतना कम लगा दिया कि एनआर से उसकी रेजिस्टेंस बहुत 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 कम है, तो उस केस में तुम्हारा जो करंट होगा मिनिमम हो जाएगा, एन कट जाएगा। देख लो तुम कहे कि तुम यहाँ पर आर को छोड़ोगे, आर को छोड़ोगे तो एनआर बचेगा, क्या बचेगा, तो एन कट जाएगा। तो आंसर ई बाई आर होगा। एन इसका मान एन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एन पर डिपेंड कर रहा है, बट ये एन पर डिपेंड मानी करंट मिनिमम हो गया, करंट मिनिमम हो गया। 100 बात की एक बात है कि अगर तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा लिया इंटरनल से, तो उस केस में तुमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अगर तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम लिया तो तुम मिनिमम करंट मिलेगा। समझ में को, माने तुम्हारे हाथ में कौन है जिसको तुम चेंज कर सकते हो, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, और बहुत छोटा ले लिया तो, ये समझना है तुमको, ये सेल के लिए, ठीक है, सीरीज के लिए। किसके लिए कहानी है ये, आप चलते पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या होगा, सभी पॉजिटिव को एक जगह पे है, सभी नेगेटिव को, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर एंड ऑल नेगेटिव टर्मिनल टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। समझे बात को, चलो आ जाओ। अब इसमें बताओ, इसमें ये बात सुनो, मैंने क्या बोला था कि इसका जो टोटल ईएमएफ आएगा वो ई ही आएगा। सर बोले थे ना, उसका टोटल रेजिस्टेंस से आ रहेगा तो ये मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो ई के बराबर आ जाएगा। दो कैसे आता है, मैंने इसका सॉरी ई कौन है यहाँ पर, ई एन है ना, ई एन कहाँ गया, ई एन कहाँ गया, ई1 ई2 ई3 ई एन। इसमें फॉर्मूला निकालेंगे, जब इक्वल होगा तो आंसर ई आ जाएगा। कैसे आएगा वो दिखाएंगे, साबित करेंगे। आ जाओ पहले कर देते हैं हमेशा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ से तुमको आई को अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि करंट के हिसाब से नहीं निकालोगे। आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस, यहाँ से आई को अकेला कर लोगे तो भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई आर को उठा के दे लिया और भी को उठा लिया तो ई माइनस भी। अरे समझे बात को, और यहाँ से आर को बटा में डाल दो, तो आर को इसके बटा में डाल दिया, आर को, तो आई इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। समझे, अरे समझे। अब लगा देंगे इसके लिए, इसमें करंट कितना जा रहा था आई वन, मैंने करंट ऐसे में क्यों भेज रहा हूँ, करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, प्लस निकलता है, प्लस निकलता है, प्लस निकलता है, माइनस में जाता है, तो मैंने दिखा दिया। अरे समझे बात को, अरे समझी। तो करंट आई आया, बोलो करंट आई आया और आई निकला, आई आएगा और आई, जैसे आई आएगा तो यहाँ आई वन गया, यहाँ आई टू गया, यहाँ आई थ्री गया, डॉट लास्ट में आई एन गया। ओके चलो आ जाओ, तो पहले आई वन निकालो, आई वन निकालो तो फॉर्मूला, ये तो टोटल करंट का फॉर्मूला हो गया। आई वन निकालो, आई वन ई वन बाय भी बाय भी, क्यों लिखे यहाँ भी वन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सबका वोल्टेज क्या है, सेम है। यहाँ आई टू बोलो ई टू बाई आर टू बी बाई आर टू, आई थ्री बोलो ई थ्री बाई आर थ्री बी बाई आर थ्री, आई एन बोलो ई एन बाई आर एन बाई बी बाई आर एन। ओके, आज चूंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो लिखेंगे आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री डॉट डॉट आई एन। लिखो 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 लिखो, या आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आई एन। ए बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसी में आग नहीं चलेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। आई तो गारंटी है कि ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा वो तो पैरेलल आएगा, तो आना ही है। और ईएमएफ का निकालना सीखो, करना इंपॉर्टेंट है। ई बाई आर, आई की वैल्यू बताओ, यहाँ से आई की वैल्यू, ये वाला आई की वैल्यू रख दिया, ई भी बाई आर, सॉरी ई बाई आर भी बाई आर लिख दिया। आई वन का वैल्यू, आई वन का वैल्यू इतना था, आई वन का वैल्यू ई वन बाई आर वन, भी बाई आर वन, ई टू बाई आर टू भी बाई आर टू, ई थ्री बाई आर थ्री भी बाई आर थ्री डॉट डॉट। अच्छा से सजा के लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, लेकिन तुमको इससे करना है एकदम सेम। अब बताओ, जहाँ भी ई वन वाला ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू वन, इसका पहला सबको इकट्ठा कर लो, ई एम एफ को इकट्ठा कर लो, आर भी वाले को, तो ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू, ई थ्री बाई डॉट 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 ई एन बाई, इसमें समझो भी कॉमन है, समझो तो समय भी कॉमन है तो भी कॉमन ले लो, अब माइनस के साथ माइनस भी कॉमन ले, वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, वन बाई आर एन हो गया। अब तुम बताओ यहाँ से कंपेयर कर दो, ई बाई आर को अगर इसके इक्वल करोगे, अरे ई बाई आर को पहला इक्वल करोगे, दूसरा को तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने क्या कर दिया, भी बाई आर को इक्वल कर, पहले भी बाई आर को इक्वल कर दिया, माइनस माइनस कट गया, माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो भी बाई आर को उसके इक्वल करो, भी वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, वन बाई आर एन। कोई दिक्कत, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। अब बताओ भी से भी, वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री डॉट वन बाई आर एन। ये नहीं पढ़े थे हम लोग पैरेलल में भाई आ गया, उल्टा करके जुड़ता है। अब चलते ईएमएफ के लिए, यहाँ पर ईएमएफ वाला ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ के लिए क्या करो, ई बाई आर बराबर ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू,
E3/R3 डॉट डॉट इवन हो गया। यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको तो कौन निकालना है, अरे हमको ई ना चाहिए तो आर को उधर ले जाना पड़ेगा, आर को, तो आर उधर गया, आर क्रॉस हुआ, ऐसे आर को लिख देंगे 1/r ऐसे, अरे इस आर को 1/r लिख सकते हैं, नीचे से गुना करो ऊपर ना जाएगा। अब इस 1/r का वैल्यू ऑलरेडी हमको निकाल चुके हैं या पूरा रखो 1/r1 + 1/2 ये फॉर्मूला बन गया, कैसे लिखोते हो याद करके जल्दी बताओ, E1/r1 + E2/+ E3 डॉट 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 E1 EN/Rn, और नीचे में लिखोगे उसी का उल्टा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 डॉट डॉट 1/Rn, समझे। अब इसको क्या करना है तुमको यहाँ वोल्टेज सबका अलग है। अगर तुमको क्वेश्चन एग्जाम में जो तुमको MCQ में पूछा हुआ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछ देगा, 2 सेल देगा, बोले 2 सेल पैरेलल में, किसमें, एक का वोल्टेज 10 वोल्ट है, एक का 20 वोल्ट है, और उसका इंटरनेशन 2 में 3 तीनों में 6 में ऐसे कुछ कर देगा, ओके। अब तुमको बोलेगा तब उसका EMF निकालो, तो तुमको 2 के लिए निकालना, 2 के लिए क्या लगाओगे, E1/r1 + E2/r2, बटन को 1/r1 + 1/r2, आज तो वहाँ से EMF निकालोगे। तो भाई 2 के लिए पूछा हुआ एग्जाम में कई बार, डायरेक्टली पूछा हुआ फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 के लिए लगाओगे पैरेलल में, तो फॉर्मूला बताओ, = E1/r1 E2/r2 1/r1 + 1/r2, इसका फॉर्मूला सुनो, एलसीएम लो तो R1R2 एलसीएम हो जाएगा, R1R2 एलसीएम हो जाता है, ये गुना करो, E1R2 E2R1 प्लस, ये फॉर्मूला सीधी एग्जाम में आया हुआ है, सीधे एग्जाम में आया हुआ है, हाँ सीधे एग्जाम में आया हुआ है। मैंने बोला है कि 2 सेल पैरेलल में है, दोनों का EMF E1 E2 है, तो बोल उसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो ये फॉर्मूला ऑप्शन में था E1R1 + E2R2 बट्टा में R1 + R2, ये था ऑप्शन में। एक ऑप्शन में ये था E1R2 + E2R1, मैंने ऑप्शन में E1R1 वाला भी ऑप्शन था, E1R1 + E2R2, तो बच्चों वही याद आता कि 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे, 2 है तो नहीं, यहाँ उल्टा हो गया, 1 वाला 2 के साथ आया, 2 वाला 1 के साथ आया, तो 2 वाला अगर तुमको न्यूमेरिकल वही देता तो तुम ये फॉर्मूला लगा के भी काम चला सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो 2 के लिए। और बाकी ये तो जानते ही हो तुम कि पैरेलल में R1R2 बट्टा R1 + R2 होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अरे क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, पहले वाला केस बहुत खास है, इसको अच्छा से बना लेना, बहुत बता रहा हूँ मैं तुमको कि वो करंट के हिसाब से इसमें काम क्या करना पड़ा, इसमें करंट के हिसाब से काम क्यों करना पड़ा, करंट ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो करंट के हिसाब से फॉर्मूला निकाला मैंने, और उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला लगाए थे, उसमें कुछ है ही नहीं था, उसमें था ही नहीं वोल्टेज के बाद हिसाब से बात, वोल्टेज वाला बात था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए थे। कुछ समझ में आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस 10-15 मिनट और दो, मिक्स कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे। यहाँ तो हो गया। अब इसमें भी भाई केस दो केस मैंने ये पहले इक्वल वाला करेंगे कि n ठो इक्वल EMF है, ई एन से लाएंगे, दिखाता हूँ मैं तुमको, आ जाओ कैसे आता है, चलो। n आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल, आइडेंटिकल सेल पैरेलल में है, तो मैंने क्या बोला, सर क्या बोले थे, अगर 10-10 वोल्ट का बहुत बार है तो आंसर 10 वोल्ट होगा, तो निकाल के दिखाता हूँ। क्या लिखोगे, E1/r1, तो लिखो E/r क्या बार, n बार, और E1/r क्या बार, n बार, n ठो सेल है, तो n से दो E/r n बार है, तो n/r हो जाएगा, n/r हो जाएगा, r से r, n से n से कितना आ गया, ये आ गया। बोले कि पैरेलल में अगर आइडेंटिकल तुम सेल लगाते हो तो एक ही सेल के बराबर EMF आ जाता है, और ये तो जानते हो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R/N, पलट के इतना हो गया। और करंट निकालोगे तो करंट यहाँ ये डायग्राम बनाओ, चलो डायग्राम बनाओ, इसको लोड से जोड़ोगे, करंट गुजरेगा, अरे बोलो रे, ये बैटरी ऊपर मैंने बना दिया, इसका बताओ इसका EMF कितना होगा, इसका पूरा बैटरी का जो ये पैरेलल बनाने के बाद जो बना, इसका कितना होगा, इसका EMF बोल रहे हो, अरे पूरे कॉम्बिनेशन का कितना होगा उसका EMF, ये ना होगा, क्या आइडेंटिकल ई है ना, तो इसका भी EMF कितना हो जाएगा, ई सीरीज में कितना था, एन ही आ गया था, यहाँ पे क्या हो गया, ई ये एन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका इंटरनेशन से आर तो इसका कहा जाएगा R/N, निकल के दिखा दिया R/N, क्योंकि पैरेलल में R/N हो जाएगा, क्लियर। अब बताओ इसमें कितना करंट पास करेगा, करंट निकालो, I = टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज तो यही है, रेजिस्टेंस हो जाएगा R + R/N, भाई लिखा यहाँ पे लो, समझे बात को। अब फिर भाई बात डिपेंड करता है लोड रेजिस्टेंस पे, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू R/N से बहुत बड़ी है तो इसको छोड़ देंगे तो E/R से आ जाएगा, और बहुत छोटी है तो R/N से गुना हो जाएगा n टाइम्स, तो इसमें उल्टा हो गया करंट, ओके। अगर R बड़ी है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो करंट मिनिमम आएगा, कहीं n नहीं आ रहा है, अगर तुमको R को छोड़ोगे, यार बहुत छोटी है तो छोड़ दोगे तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो n टाइम्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसके सीरीज का जस्ट उल्टा हो गया, भाई लिखा हो यहाँ पर। अगर R बहुत छोटा R/N से तो आंसर हो जाएगा NE/R मैक्सिमम करंट, तो इस बार उल्टा हो गया, जब लोड रेजिस्टेंस छोटा रखोगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, और उसमें लोड रेजिस्टेंस बड़ा रखने पर मैक्सिमम करंट मिल रहा था, और इसमें जब R बहुत बड़ा लोगे R/N से तो इसमें E/R होगा, मिनिमम करंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें n नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बताओ, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ जल्दी। सीरीज कॉम्बिनेशन में
ई इक्वल टू का होता है इक्वलेंट EMF, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN, इक्वल रहेगा तो NE, आइडेंटिकल रहेगा तो। और रेजिस्टेंस का कोई चिंता नहीं है, रेजिस्टेंस वाले तुम जानते हो कि अगर R1 प्लस R2 प्लस जुड़ जाता है और इक्वल है तो NR हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत उसमें नहीं। अगर तुम्हारा पैरेलल है तो पैरेलल में क्या करोगे, पैरेलल में करोगे E इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डॉट डॉट नीचे में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और रेजिस्टेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे। आइडेंटिकल है तो E ही हो जाएगा आंसर, और रेजिस्टेंस तो R बाई N हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना याद है वो तो खत्म हो जाएगा। मिक्स में देखो, मिक्स जो हम लोग को पढ़ना है वो अलग अलग नहीं पढ़ना है, E1 E2 E3 वाला नहीं पढ़ना है, हम लोग आइडेंटिकल सेल के लिए पढ़ेंगे, यही हम लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, तो मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, दो। या ये ध्यान से बच्चे सुनो, इसमें एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, N ठो सेल है। कैठो से जल्दी जल्दी बताओ, क्या हो पहले रो में N ठो सेल है, कैठो सेल है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, पहला रो में 100 ठो सेल है, कितना सेल है, और टोटल 5 ठो रो है, मान लो 5 ठो, ऐसा 5 ठो रो है, 5 ठो लाइन है, हर लाइन में 100 सेल है, टोटल कितना सेल हो जाएगा 500। कैसे करते 500, 100 को 5 से गुना कर दिया है। अब मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, 100 को 5 से गुना कर दी ना, जितना रो है उसको तुमने उस सेल की संख्या से गुना कर दिया ना। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें N ठो सेल है, क्या सेल है, N सेल, पहले रो में N ठो सेल है, और ऐसे करके M ठो रो है, क्या ठो रो है, फिर सुनो, एक लाइन में N ठो सेल है, N ठो सेल है, और ऐसा M ठो रो है, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा, M इंटू N, M इंटू N। अरे समझाया बात को, वही समझा रहा हूँ। और सबका सब आइडेंटिकल सेल है, इसका EMF E है, E है, E है, E है, R है सबका। ओके, अब बताओ अगर पूरे सीरीज वाले को ये सीरीज में है, और ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, बाकी सबका ये आपस में सबको मिला के एक टोटल बनेगा, तो वो और ये दोनों, पहला रो दूसरा रो, ये आपस में पैरेलल में, पहला रो दूसरा रो M रो सब आपस में पैरेलल में, तो सीरीज भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, अभी बता रहा हूं मैं तुमको, सीरीज वाले का आंसर बताओ, इस फर्स्ट रो का आंसर बताओ, फर्स्ट रो का बताओ आंसर क्या होगा, जुड़ जाता है NE, रेजिस्टेंस का हो जाएगा NR। पूरे को हटा करके मैंने फर्स्ट रो को लगा दिया यहाँ पर, एक सेल बना दिया, इस पूरे को बना के एक सेल बनाओ, NE NR, ऐसे पैरेलल में ही है। अब पैरेलल में सर क्या बोले थे, जल्दी जवाब दो। पैरेलल में बताते कि जो आंसर NE होगा भाई NE सब, तो EMF NE आएगा, और सबको मिला कर बनेगा ना एक सेल, तो NE, और इसका जो भी रेजिस्टेंस होता है उसका डिवाइड करना पड़ता है, कितना से ऐसा है, तो ऐसा क्या रो था M ठो ना, तो M से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। समझ बात को, NR बाई M, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करंट लगाओ, R पास करो, चलो लिखा होगा N आइडेंटिकल सेल इन ईच रो, हर एक रो में N ठो आइडेंटिकल सेल है और कनेक्टेड इन सीरीज, उस सीरीज में है। और नंबर ऑफ रोज में, नंबर ऑफ रोज क्या हुआ, क्या रो है इसमें, टोटल M रो है, mth रो लिखा हुआ M1 रो, ठीक है। हाँ, और टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, M इंटू N, गुणा कर दोगे, उसको K से लिखते हैं हम लोग, K से, K कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, M इंटू N, बहुत काम का चीज़ है ये। आ जाओ, डायग्राम सब कुछ है। अब तुमको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मिक्स कॉम्बिनेशन को पूछेगा कि मैक्सिमम करंट कब होगा, कंडीशन बताओ, ये है खास बात, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे बात को। मैक्सिमम करंट व्हेन बोलेगा, व्हेन द करंट इज मैक्सिमम इन मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन में कब होगा, सेल के मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो देखो पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, क्या करोगे, करंट कैसे निकालो, करंट बताओ, I इक्वल टू टोटल EMF कितना, टोटल EMF बताओ, NE, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, R प्लस NR बाई M। व्हाट इज M कितना रो है, हाँ आ जाओ, तो NE बाई R प्लस NR बाई M हो गया, ML से लो, ML से लो, MR M पर चला जाएगा, M इंटू A। कोई दिक्कत किसी को। अब सारे बच्चे बताओ, देखते कौन बच्चा जवाब देता है, करंट मैक्सिमम कब होगा, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ए बाबू सब बच्चा ध्यान देना, ये I मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला दो, तुम बताओ 1/10 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है, जल्दी बताओ, 1/10 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है। एक रोटी को 10 टुकड़ा करोगे, एक रोटी को 100 टुकड़ा करोगे, छोटा टुकड़ा किसमें बनेगा, ऑब्वियसली ये छोटा वैल्यू है, और ये नीचे जितना छोटा होता है वो वैल्यू उतना बड़ा होता है, और नीचे जितना बड़ा होता है वो वैल्यू उतना। तुम बताओ करंट I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके लिए क्या जरूरी है कि नीचे वाला बहुत कम हो, नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए, नीचे वाला मिनिमम अगर हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर करंट मैक्सिमम करना चाहते हैं, हम मैक्सिमम करंट का कंडीशन निकालना चाहते हैं, तो नीचे वाले को मिनिमम होना पड़ेगा। और नीचे वाला मिनिमम कब होगा, उसके लिए हम मैथमेटिक्स का थोड़ा काम करेंगे यहाँ पे। ओके, और भी चीज़ है, इस कैलकुलस की तरीके से भी निकाल सकते हो, बट ये तरीका मैं निकाल रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, सुनो अच्छा सा। अब थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा मैथमेटिक्स, इसलिए कर रहे हैं फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए। सुनो, ये जो देख रहे हो नीचे वाला ना, इसको मिनिमम कब करेंगे, देखते रहना सब बच्चा। क्या करेंगे, ये MR प्लस NR है, M क्या है, रो की संख्या, R है लोड रेजिस्टेंस, N है कितना एक रो में सेल है,
और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया। अब मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ, मैं इसको मिनिमम साबित करना चाहता हूँ। इसको मिनिमम साबित करने के लिए तब ये मैक्सिमम होगा। अभी मिनिमम कैसे साबित होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। अगर तुम ये समझ जाओगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ए बाबू सुनो रे लड़का, तुम बताओ, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे पूछूं कि a और b का वैल्यू तुम कुछ भी दे दो, तुमको तुम्हारे मन में जो भी है सोच लो, बड़ा से बड़ा, छोटा छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव सब सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका जो आंसर आएगा, पूरा बन के जो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा? सबसे कम मान बताओ इसका, सबसे कम मान, मैंने सबसे कम मान कितना आएगा इसका? सबसे कम मान 0। इसका सबसे कम मान क्या आएगा? कैसे सोच लिया? नेगेटिव कभी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो कोई बच्चा सोचेगा सर हम a का वैल्यू हम -100 ले लेंगे, सर ले लो, -200 ले लेंगे, ले लो, स्क्वायर पहले से कर देगा वो। और जीरो कब आएगा बताओ? जीरो कब आएगा? जल्दी बताओ, जीरो कब आएगा? जब a और b आपस में सेम ले लो, a का मान 5 और b का मान 5, 5 में 5 या 0, 0 का स्क्वायर 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है कुछ हो? स्क्वायर लोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम 0 आएगा। नेगेटिव कभी होने वाला 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट 0 से छोटा कभी होने वाला, तो इसका मिनिमम मान कितना है? 0। अब मिनिमम कब है? जब a b के बराबर है। यही समझा रहा हूं मैं तुमको, समझा को? अब सुनो, यही चीज है। अगर किसी तरह भी, किसी तरीके से भी हम अगर चाहते हैं कि ये मिनिमम हो जाए, ये क्या हो जाए? सर क्यों मिनिमम करना चाह रहे हैं इसको? क्यों? क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो हम चाहते, सुन इसको क्या करेंगे, सुन क्या करेंगे, सुन क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानबूझ के, क्योंकि स्क्वायर हाँ लाएंगे। कैसे लाएंगे बता रहे हैं? स्क्वायर लाने से पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कब आएगा, ये पता चल जाएगा। अभी नहीं बताया अभी? जैसे देखो मेरे पास एक है a और ये b है, अगर इसको स्क्वायर लाना चाहते तो कैसे लाओगे? कौन बताएगा? बताओ कैसे लाओगे इसको? स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको, कैसे करोगे? हाँ इसको क्या करेंगे, दो स्क्वायर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रूट a का स्क्वायर, इसको लिखेंगे रूट b का स्क्वायर, और लिखेंगे -2 रूट a b अब +2 रूट b। सही की गलत किया? जल्दी बताओ, सही की गलत किया? देखो रूट किससे स्क्वायर से रूट हट जाता है ना यार, तो रूट a का होल स्क्वायर यही हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये -2 जोड़े, -2 घटाया फिर जोड़ दिया, और ये दोनों कटिए ना जाएगा यार, मैंने -2 लाए फिर +2 कर दिया, बैलेंस हो गया मैथमेटिक्स का। आइए चला जाएगा फॉर्मूला में, चला जाएगा किसमें? a माइनस बी का एक ही जगह कितना हो जाएगा? एक ही जगह बताओ, एक ही जगह रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट a b। ये तो फॉर्मूला में चला गया है ना। अब तुम बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू ये ना हो जाएगी 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब होगा? जब a b के उसी तरह इसको सेटिंग कर रहे हैं। इसको स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर लाए रूट के साथ, स्क्वायर लाए, स्क्वायर नहीं था, किसके साथ स्क्वायर लाए? तो ध्यान दो, ये थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। एम आर देख लो, एम आर को लिख दिया रूट एम आर का होल स्क्वायर, लिख दिया। ये एन आर है, इसको लिख रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 एम आर दो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो 2ab माइनस किए -2ab कर दिया। अब ये तो नहीं था लाए अपने मन से, तो प्लस में कर देंगे, +2ab कर दिया, बैलेंस हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया a माइनस बी का, तो रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर +2 इसको गुना कर दिया, एम आर इंटू एन आर गुना कर दिया। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अब तुम बताओ स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0। और 0 कब होगा? जब एम आर एन आर के, तो मैंने लिख दिया कि अगर तुम चाहते हो कि ये एम आर एन आर 0 हो, उसके लिए इसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। 0 कर दिया, 0 करके ये स्क्वायर हटा दिया, एम आर बराबर एन आर हो गया, रूट हटा दिया, एम आर एन आर के बराबर हो गया, खत्म। एम आर एन आर के बराबर हो गया, यानी कि आर को बराबर कर दो, आर एम बट्टा में चला जाएगा। क्या मतलब है? सुनो सब बच्चा, ये आर क्या है? लोड रजिस्टर। मतलब समझो, मैथमेटिक्स कहते हो ना कि तुम लोग मैथमेटिक्स का सर डेली लाइफ में क्या यूज है, देखो अभी ये है लोड रेजिस्टेंस। क्या है ये? आइए एन आर बाई एम क्या था? इंटरनल डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो उस केस में ये वैल्यू मिनिमम आती है, और जब ये मिनिमम आएगी तो करंट हो गया खत्म। कि जब लोड रेजिस्टेंस एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा मिक्स कॉम्बिनेशन में, तब करंट मैक्सिमम होगा। बस इतना ही बात है, इतना देर से जो काम कर रहा है बस इतना ही बात पता चला कि लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा मिक्स कॉम्बिनेशन में, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अभी इससे पहला वाला सीरीज में क्या पढ़ते हैं कि लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, पहले में पढ़े लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। बट इसमें क्या है? जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, मैं तुमसे पूछूं, बताओ मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? तब बोलोगे लोड रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। हो गया ये। और करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, कब होगी तो बता दी, कब होगी बता दिए, लेकिन कितनी होगी
कितनी होने के लिए तुम क्या करोगे, इस आर के बदले में NR/M के बदले में तुम आर रख दोगे यहाँ पे, या आर रखो या आर की जगह NR, जो रखने का मन करेगा। तो मैंने लिखा कर दिया, सुनो मैंने क्या कर दिया, जो MR है ना, ये MR ये यहाँ रखो ना, यहाँ रखो ना, इस NR के बदले में MR रख रहे हैं, बराबर है ना दोनों? अरे बोलो ना रे, इस NR के बदले में या MR रख दे रहे हैं। MR क्या हुआ, 2MR, M से देखो ये MN था, M से M, आंसर आ गया NE/2R। आपको बच्चा बोले सर नहीं हम NR ही रख देते हैं, NR के R के टर्म में भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम करंट हो गया NE/2R या ME/2R, ठीक है। अगर तुम ये रखे हो, NR की जगह MR रखोगे, बोलो ना लड़के, NR की जगह MR रखो तो MM कर जाएगा, N के टर्म आ जाएगा। अगर MR की जगह NR रखोगे तो NN कर जाएगा, M के टर्म आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आंसर है, ये हो गया मैक्सिमम करंट की। तो ये बोले बताओ मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन कितना होता है वैल्यू, तो NE/2R। ये 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट इन द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ओके, यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कुछ समझ आ गया? ये मैथमेटिक्स समझ आया? एक और तरीका है, थोड़ा कैलकुलस मेथड तुम लोग कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। क्या करोगे तुम, MN की जगह, चूंकि तुमको यहाँ पर M और N है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, यहाँ 2 वेरिएबल MN और N। क्या करोगे तुम, यहाँ K तो तुम मान चुके हो, इसके प्रोडक्ट को K मान चुके हो, तो क्या करो यहाँ से M को अकेला कर लोगे, M इक्वल टू हो जाएगा K/N। क्या हो जाएगा? तो इस M की जगह जहाँ जहाँ M है यहाँ पे K/N रख दो। ओके, इसको I को डिफरेंशिएट कर दो, आज 0 के बराबर करके आराम से तुम वहाँ से K का मान निकाल लो, तो अपने आप तुमको सब कंडीशन निकल जाएगा सेम। आज 0 के बराबर कर दो, डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करते हो तो आंसर आ जाएगा। करके देखना, ट्राई करना, तो हम बताएंगे। ये समझ में आ गई कंडीशन? कोई दिक्कत किसी को? कितना कॉम्बिनेशन पढ़ लिया? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब आता है, जब लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इंटरनल से, और पैरेलल में मैक्सिमम कब आता है, जब लोड रेजिस्टेंस कम होता है इंटरनल से, और मिक्स में मैक्सिमम करंट कब आता है, जब दोनों बराबर होता है। यही कहानी है। यही सवाल जो बताए थे, याद करो याद करो। टोटल 8 गो सेल है, कितना सेल है? 8 गो सेल में से 2 एगो सेल कहाँ गया? ये सेल उल्टा बना हुआ है, देख रहे हो, उल्टा है, तो ये अपने साथ क्या को खा के जाएगा। हाँ, तो 10 ही में से 2 ही घटा दिया, 8 ही आंसर आ गया, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। मेरी जान मार के फुला देंगे। हाँ, और N-2 कर दिए थे ना, N-2 अगर N सेल होता तो N-2 कर देते हैं ना। ये बातें हो चुकी है। हरा सब अब यही लिखा हुआ है, कल जुड़वा लिखाएंगे इसको। ए बउआ, फिर अब ये बदतमीजी, अब ये बदतमीजी, अब ये बदतमीजी। हे सुनो ना, सुनो ना, सुनो, सुनोगे, 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 सुनोगे बेटी, ओ बिटिया रानी, ओ बिटिया रानी, बिटिया रानी, बिटिया रानी, आजा दौड़े दौड़। ए बेटी, ये मेथड 2 है तुम्हारा, जो बोले थे ना के वाला नहीं बोलते हैं। ये देखो के वाला दूसरा मेथड, ये मेथड 2 है। तुम्हारा मन करे तो कर सकते हो। ये देखो क्या कर दिया, K = MN कर दिया, M की जगह K/N कर दिया, और इसको Y मान ली, इसको Y मान ली, नीचे वाले को ना, इस नीचे वाले को मिनिमम साबित करना ना। तो MN + NR, वहाँ पर K/NR करके इसको Y को N के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ से 0 के बराबर कर दिया, और यहाँ से R की वैल्यू अपने आप साबित हो गया। ठीक है, तो तुम इस तरह भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे तो कर सकते हो। हाँ, तो नहीं करो हटा दे रहे हम, ठीक है। सो दिस टॉपिक हैज़ बीन सबका, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नोट से भेज दे रहा हूँ। सुनना, इसका नोट से मैं भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ ताकि तुम लोग नहीं तो कहे हाँ भूल गया था, है ना। चलो लिखो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डायग्राम एक बार बनाओगे, एक बार, 2 बार नहीं बनाओगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ओके गाइज, 33 हो गया ये और 34 ये। डन डन, बोलो जल्दी। ए लिख के लाओगे कल? हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ इट्स योर फॉल्ट। 34 है। कल के क्लास में सुनो, अब 2 ही पार्ट बचा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, वो छोटा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, कल खत्म हो जाएगा। ओके हाँ, उसका 5वां पार्ट बचा हुआ है वो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, दैट्स ऑल।